दोस्तों नमस्कार, मैं SKP ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 18 फरवरी 2024 को फर्स्ट शिफ्ट में हुए क्वेश्चंस पेपर के एग्जाम के मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए वीडियो में शुरू करने जा रहा हूं। तो इसमें क्वेश्चंस को सारे डिटेल सहित कॉन्सेप्ट और ट्रिक सहित मैं बताऊंगा। तो चलिए बिना देर किए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए ताकि आप सारे क्वेश्चंस का आंसर और उसका सॉल्यूशन जान सकें। तो आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन नंबर 93 है। मैंने जिस सीरीज से ये क्वेश्चंस लिया है उस सीरीज में मैथ्स के क्वेश्चन 93 से स्टार्ट हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 93 पर बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है और इसमें आपको मालूम है कि बटमास रूल का यूज किया जाता है। बटमास रूल क्या है भाई? बी से ब्रैकेट, ओ से हाफ, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन और एस से सब्सट्रैक्शन। यानी पहले हम लोग ब्रैकेट को हटाते हैं, फिर का को हल करते हैं, उसके बाद भाग की क्रिया होती है, फिर गुणा की, फिर जोड़ की और अंत में घटाव की क्रिया यानी सब्सट्रैक्शन होता है। ये इसका क्रम रहता है, ये इसका आर्डर है। तो आर्डर ऑफ रूल्स भी इसको कहते हैं। तो यहाँ पर जो हमको क्वेश्चन दिया है उसमें दिए 108 और ये भाग है, भागा दिया जा रहा है 36 से, मल्टीप्लाई का चिन्ह है 1/4, ये प्लस का चिन्ह है 2/5 इंटू 1/4। तो इसमें देखिए डिवीजन का चिन्ह है, मल्टीप्लिकेशन का और ऐड का प्लस का साइन है। तो इसमें केवल घटाना का चिन्ह नहीं है, बाकी सभी चिन्हों का यूज है। तो जब इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक से अधिक चिन्हों का यूज होता है, एक से अधिक मैथ के ऑपरेशंस का यूज होता है, तो सबसे पहले भाग की क्रिया की जाती है। तो भाग की क्रिया यहां से शुरू होगी। तो 108 में 36 का भाग देंगे तो ये 3 बार में कैंसिल हो जाता है, 3 बार में भाग जाता है। तो 3 गुणे 1/4 हो गया और यहां से देखिए 2 से ये 4 2 बार में कट जाएगा तो ये 1/10 हो गया। अब यहां पर देखिए ये 3/4 है और ये 1/10 है। तो हम लोग इसके जो ये हर है इसको एक समान बनाकर जोड़ेंगे। तो एक समान बनाने के लिए इस 4 में हम 5 का गुणा कर दें तो ये 20 हो गया नीचे, और यहां भी 20 बनाना है तो 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो अब यहां पर आ गया देखिए 15/20 और यहां आ गया 2/20। तब आराम से हम लोग जोड़ सकते हैं। तो 15 और 2 17, 17/20 हो गया। तो इसका आंसर हो गया 17/20 और ऑप्शन बी सही है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 94 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 94 में देखिए ये सिंप्लीफिकेशन है, अरे ये एडिशन है, एक साधारण सा इक्वेशन है। इसमें देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद 3 अंक है, यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक, यहाँ दशमलव के बाद 4 अंक, यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक, यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक और यहाँ दशमलव के बाद कोई अंक नहीं है। तो हम लोग इसको दशमलव के बाद 0 मान सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए अधिकतम दशमलव के बाद 4 अंक हैं, तो इकाई के स्थान और बाकी किसी में भी 4 स्थान तक नहीं गया है। इसका मतलब कि जो इसका आंसर होगा यहाँ ऑप्शन, उसके इकाई के स्थान पर यानी सबसे लास्ट में 4 आना चाहिए। तो सबसे लास्ट में देखिए केवल ऑप्शन सी में 4 आया है, तो इसका उत्तर यही हो जाएगा। और आप इसे इस तरह से जल्दी से समझ सकते हैं। बाकी अगर आपको इसे सॉल्व करना है तो आप इसे जोड़ लीजिए। तो चलिए जोड़ने के लिए हम लोग इन संख्याओं को ऐसे देखिए, हम लोगों ने ये जो सारे ये नंबर्स दिए गए हैं उसको इस प्रकार से लिख लिए हैं जैसे जोड़ा जाता है। तो ये देखिए 5.061 है, तो 5.061। अब इसको ऐड करना है तो देखिए यहाँ पर ये आ गया 4 और 3 1 4 ये हो गया, और 8 6 14 के 4 हासिल 1 और 9 1 10 10 7 17 17 6 23 23 और 3 26 26 के 6 हासिल 2 5 2 7 3 10 10 7 17 17 और 2 19। तो यह आ गया 19.6444 6444।
ये ऑप्शन आपने देखा कि ये उत्तर वही आया है जो हमने लोगों ने सबसे पहले इसका उत्तर निकाल लिया था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 95 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 95 में सबसे छोटी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग है संख्याओं 4, 10 और 12 में से प्रत्येक से विभाज्य है। तो 4, 10 और 12, तो 4 से विभाज्य होने के लिए अंतिम 2 अंक होना चाहिए। किसी भी संख्या के अंत में 2 जीरो है या अंतिम 2 अंक 4 से कटने वाला है तो वो 4 से कट जाएगा। 10 से विभाज्य होने के लिए 2 और 5 से कटना चाहिए। 5 से कटने के लिए एक 0 या 5 होना चाहिए संख्या के अंत में। 12 से कटने के लिए उस संख्या को 3 से और 4 से कटना चाहिए। 3 से कटने के लिए संख्याओं के अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये पहला ऑप्शन 5 2 7 ये 3 से नहीं कटेगा, तो 12 से भी नहीं कटेगा। और ये 6 1 7 ये भी 3 से नहीं कटेगा अंकों का योग, तो ये 12 से भी नहीं कटेगा। ये 4 है, ये भी 3 से नहीं कटेगा, तो ये 12 से भी नहीं कटेगा। तो इसका सही उत्तर 900 होगा, जो 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 10 से भी कटेगा। तो इसका सही उत्तर 900 हुआ। तो ये सही आंसर तो लग गया। अब इसे निकालेंगे कैसे? तो देखिए ये 4, 10, 12 का हमको एलसीएम लेना है। तो एलसीएम इनका क्या हो जाएगा? 4, 10, 12 का एलसीएम होगा 60। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम वो संख्या होती है जिसको जो 4, 10 और 12 सभी से विभाज्य हो जाए। अब एलसीएम का हम लोग फैक्टर करें तो 15 गुणे 4 लिख सकते हैं। 4 को हम लोग 2 गुणे 2 लिख लें और 15 को 3 गुणे 5 लिख लें। अब देखिए ये संख्या को वर्ग होना है। वर्ग होने के लिए हर प्राइम नंबर का पेयर होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 का पेयर तो है लेकिन 3 का पेयर नहीं है। तो 3 के पेयर के लिए 1 और 3 से गुणा करना पड़ेगा। इसी तरह से 5 का पेयर नहीं है तो 1 और 5 से गुणा करना पड़ेगा। अब देखिए ये सब पेयर में हो गए। तो 2 का पेयर, 3 का पेयर, 5 का पेयर बन गया। तो ये देखिए ये 25 और चौके 100 और 100 9 900। तो इसका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 900। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये तरीका है, लेकिन क्वेश्चन का आंसर एग्जाम में कैसे लगाएंगे तो वो तरीका मैंने आपको इसके थ्रू बताया। तो आप देखे ही कि कितना जल्दी से हम लोग आंसर तक पहुंच गए। आइए क्वेश्चन नंबर 96 की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है कि 2 संख्याएं 3 संबंधी 5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक में से 6 घटा दिया जाए तो नई संख्या 9 संबंधी 16 के अनुपात में हो जाती है। तो छोटी संख्या क्या है? तो मान लीजिए एक संख्या n1 है और एक दूसरी संख्या n2 है। तो इनका अनुपात दे दिया है 3 संबंधी 5। कह रहा है कि इसमें से 6 घटा देने पर यह अनुपात 9 संबंधी 17 हो जाता है। तो दोनों संख्याओं से 6 घटाया गया है। तो दोनों संख्याओं का यानी 3 और 9 का डिफरेंस देखेंगे। तो 3 और 9 का यहाँ जो डिफरेंस है वो 6 का है। 5 और 17 का यहाँ जो डिफरेंस है वो 12 का है। तो ये डिफरेंस सेम होना चाहिए, ये अंतर सेम होना चाहिए। तो ये अंतर सेम नहीं है। तो अंतर सेम करने के लिए या सेम बनाने के लिए क्या करते हैं कि 9 और 17 का अंतर लेते हैं, ये आ गया 8। 3 और 5 का अंतर लेते हैं, ये आ गया 2। तो अब इस 2 का गुणा इस 9 और 17 में करते हैं और इस 8 का गुणा 3 और 5 में करते हैं। तो अब ये जो नई सीरीज बनती है या नया जो सेट बना वो देखिए क्या बना। 8 का गुणा 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा 24। 8 का गुणा 5 में करेंगे तो ये हो जाएगा 40। इसी तरह से अब देखिए यहाँ पर गुणा करेंगे। 2 का गुणा 9 में करेंगे तो ये हो जाएगा 18। 2 का गुणा 17 में करेंगे तो ये हो जाएगा 34। अब इनका हम लोग डिफरेंस देखते हैं। तो देखिए 40 और 34 का डिफरेंस कितना है? 6 है। 24 और 18 का डिफरेंस कितना है? 6 है। तो 24 में से 6 घटाने पर 18 आ गया है। 40 में से 6 घटाने पर 34 आ गया है। और क्वेश्चन में भी दिया है कि 6 घटाने पर इनका अनुपात 9 संबंधी 17 आ जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो अनुपात आपको दिख रहा है 9 संबंधी 17 है। तो अब पूछा है कि सबसे छोटी संख्या क्या है? तो सबसे छोटी संख्या क्या है? सबसे छोटी संख्या 24 थी। 24 में से 6 घटाया गया तो 18 हो गया, तभी ये अनुपात नया वाला 9 संबंधी 17 में बदला था। तो सबसे छोटी संख्या 24 है। तो यहाँ पर ऑप्शन आ गया ऑप्शन सी यानी 24 सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 97 में देखिए दिया है कि यदि ए बी का 250% है तो बी ए प्लस बी का कितना परसेंट है? तो यहाँ पर ए लिखेंगे और ये बी लिखेंगे। तो बी को हम लोगों ने 100 मान लिया।
तो 100 का 250%, 250% ये A की वैल्यू है, तो 100 का 250% 250 ही होगा, तो ये 250 हो गया। तो A की वैल्यू 250 और B की वैल्यू 100 आ गई। अब A प्लस B क्या हो जाएगा? A प्लस B की वैल्यू हो जाएगी 350। तो पूछ रहा है कि B जो है A प्लस B का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है भाई A प्लस B का? तो A प्लस B से तुलना हो रही है, तो A प्लस B 350 है और B कितना है? 100 है। तो 350 में 100 कितना है? तो देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से 5 7 35 और 20 25 100, यहाँ पर आ गया 200। 200 में 7 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 28 सही 4/7%। इसका आंसर आ गया 28 सही 4/7%, ये 4 है। आइए क्वेश्चन नंबर 98 की बात करते हैं। 98 में दिया है कि संख्या 223 है, इसमें से कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, 4 अभाज्य गुणनखंड है, 2 अभाज्य गुणनखंड है, 3 अभाज्य गुणनखंड है। तो 323 है ये 17 गुणे 19 के बराबर है, यानी 17 भी एक प्राइम नंबर है अभाज्य संख्या और 19 भी एक अभाज्य संख्या है। तो इसमें अभाज्य संख्याएं कितनी है? 2 है, तो 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड है। तो 323 को हम लोग 17 गुणे 19 लिखते हैं और ये आंसर आ गया C, 2 अभाज्य गुणनखंड। ये 17 और 19 दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 99 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 में दिया है कि मिहिर और दीप्तेश के बीच 1301 रुपया इस प्रकार बांटिए ताकि 7 वर्षों के बाद मिहिर की राशि 9 वर्षों के बाद दीप्तेश की राशि के बराबर हो और ब्याज 4% प्रति वर्ष की दर से संयोजित किया जाए, तो मिहिर का हिस्सा कितना है? देखिए इसका सबसे अच्छा शॉर्ट ट्रिक क्या है कि ये जो 4% है इसको हम लोग लिख लेंगे 4/100 और इसको हम लोग कहेंगे 1/25। तो 25 का 1 साल का ब्याज 1 रुपया है 4% के हिसाब से, ठीक। तो ये 25 में 1 जोड़ देंगे तो ये 26 हो जाएगा, ब्याज इसमें जुड़ गया और ये हो गया 25। अब ये मूलधन है और इसमें ब्याज जोड़ने के बाद ये आया। अब देखिए ये जो ऊपर वाली राशि है, यहां से हम लोग एक ट्रिक यूज करेंगे। ऊपर वाली को मिहिर का धन मानेंगे, मिहिर का, और नीचे वाली को दीप्तेश का धन मानेंगे, ठीक। ये मिहिर का हिस्सा है और ये दीप्तेश का हिस्सा है। अच्छा, ऐसा क्यों मानते हैं? देखिए मिहिर का जो धन है वो 4% की दर से 7 साल के लिए लगा है, तो जब धन ज्यादा रहेगा तभी वो 7 साल में, दीप्तेश का धन 25 है और वो 9 साल के लिए लगा है, दोनों के लिए ब्याज दर सेम है, तो जिसका धन कम रहेगा वो ज्यादा दिन के लिए लगेगा तो उसको ज्यादा पैसा मिलेगा, ठीक है। तो 26 और 25, अब यहां पर देखिए इनका हम लोग वर्ग करेंगे। क्यों वर्ग करेंगे? क्योंकि इन दोनों के बीच में मिहिर का पैसा 7 वर्ष के लिए लगा है और दीप्तेश का पैसा 9 वर्ष के लिए, तो 7 और 9 का जो डिफरेंस है वो 2 है, तो 2 वर्ष हम लोग इसमें इसका वर्ग कर देंगे। 2 वर्ष आया, अगर 3 वर्ष आता तो इसका क्यूब करते, तो 26 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 676 और 25 का वर्ग हो गया 625। अब इन दोनों का जो योग है वही मेन धन है, तो इनको हम लोग जोड़ लेंगे 676 प्लस 625, इसको जोड़ेंगे तो देखिए 6 5 11 हुआ, 7 2 9 1 10 हुआ, 6 6 12 1 13 हुआ, तो 1301 आ गया। 1301 क्वेश्चन में 1301 यानी 1301 रुपये के बराबर है, तो 1 बराबर हो गया 1। इसका मतलब कि ये जो 1301 रुपया है वो 676 और 625 रुपये के में टूट जाएगा। अब 676 रुपये का 4% ब्याज की दर से 7 साल में जो धन होगा वही धन
625 रुपया पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 9 वर्ष में जो धन होगा वो बराबर होगा। तो मिहिर का हिस्सा कितना आ गया 676, दिवतेश का हिस्सा कितना आ गया 625। तो 1301 रुपया में एक का हिस्सा 676, ये मिहिर का हिस्सा है और ये है दिवतेश का हिस्सा। तो दिवतेश के हिस्से पर यानी 625 रुपये पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 9 साल में जो धन होगा वही धन 676 रुपया पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 7 साल में होगा। तो इसमें मिहिर का हिस्सा पूछा है तो मिहिर का हिस्सा हो जाएगा 676 रुपया। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 100 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 में दिया है कि अभिषेक, विमल और चिन्मय साझेदारी में शामिल होते हैं। अभिषेक विमल के निवेश से 3 गुना अधिक निवेश करता है और विमल चिन्मय द्वारा किए गए निवेश का 2/3 निवेश करता है। वर्ष के अंत में अर्जित लाभ 5,500 रुपया है, तो चिन्मय का हिस्सा कितना होगा। तो इसको करने के लिए देखिए अभिषेक के लिए हम लोग अभिषेक को ए लेंगे, विमल को बी ले लेते हैं, विमल को बी और चिन्मय को सी ले लेते हैं। अब इनकी शर्तें देख लेते हैं। अभिषेक विमल के निवेश से 3 गुना अधिक निवेश करता है, तो अभिषेक का धन 3 विमल के बराबर है, तो इनका अनुपात हो जाएगा अभिषेक और विमल के बीच में 3 संबंध 1 का। यानी अगर विमल 1 रुपया लगाता है तो अभिषेक 3 रुपया लगाता है, यानी विमल से 3 गुना निवेश करता है। दूसरी तरफ है कि विमल चिन्मय द्वारा किए गए निवेश का 2/3 निवेश करता है विमल। तो विमल और चिन्मय का जो रेशियो है, चिन्मय 3 लगाता है तो विमल 2 लगाता है, तो विमल और चिन्मय का जो रेशियो आ गया है 2 संबंधे 3 आ गया है। हम लोगों को ए संबंधे बी संबंधे सी की वैल्यू प्राप्त करनी है, यानी इन तीनों के बीच अनुपात निकालना है, तभी हम लोग इस पैसे को बांट पाएंगे। तो साझेदारी में क्या होता है, साझेदारी में ये होता है कि जो साझेदार होते हैं उनके लगाए गए पूंजी के अनुपात में ही उनका लाभ डिस्ट्रीब्यूट होता है, उनके लगाए गए धन के अनुपात में ही उनका लाभ जो अर्जित 1 साल के अंदर हुआ है या जो भी लाभ अर्जित होता है उनके लगाए गए पूंजी के अनुपात में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो हम लोगों को ए, बी और सी के बीच के रेशियो निकालना है। तो रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, यहाँ पर दे दिया है ए संबंधे बी, ये दे दिया है 3 संबंधे 1 और बी संबंधे सी की वैल्यू दे दिया है 2 संबंधे 3। अब यहाँ से ए संबंधे बी संबंधे सी क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए उल्टा n बना दीजिए और ऐसे गुणा कर दीजिए। तो 3 दूना 6, 2 एकम 2 और 1 3 3, तो इनका रेशियो आ गया 6 संबंधे 2 संबंधे 3 का। अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो यही धन है, तो 6 धन 2 धन 3, ये हुआ 11 रुपया में 11 रुपया अगर लाभ होगा तो उस लाभ में 6 रुपया ए को मिलेगा, यानी अभिषेक को, 2 रुपया विमल को और 3 रुपया चिन्मय को। तो हमारे केस में ये जो 11 है वो 5500 के बराबर है, तो 1 बराबर हो जाएगा 500 रुपया। और पूछ रहा है कि चिन्मय का कितना हिस्सा होगा, तो चिन्मय का अनुपात कितना है 3 है, तो 1 500 के बराबर है, तो 3 कितने का हो जाएगा 1500 के बराबर, यानी 500 में 3 का गुणा हो गया। तो चिन्मय का जो हिस्सा आ गया वो 1500 रुपया हो गया और ये ऑप्शन बी सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 में दिया है कि एक आदमी एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 20% कम पर खरीदा होता और इसे 12 रुपया 60 पैसा कम में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए हम लोग लिख लेंगे वस्तु क्रय मूल्य और यहाँ लिख लेंगे
सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। तो 25% लाभ पर बेचा, तो मान लीजिए कि वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया था, इसे 25% लाभ लिया गया, 25%, तो ये वस्तु बेची गई 125 रुपये में, 25% लाभ लिया गया। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर इस वस्तु को जो 100 रुपये में थी, अगर 20% कम में खरीदी गई होती, यानी 20% ये कम में खरीदी गई होती, कम में, तो 100 का 20% 80 रुपया, यानी ये वस्तु 80 रुपया का खरीदी गई होती और इस पर 30% का लाभ होता, तो 80 का 30% का लाभ होता, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाता, 130/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 13/8 से, यानी 104। तो ये वस्तु 80 रुपया की रहती, इसका कास्ट प्राइस, और 30% लाभ लिया जाता, तो इसका सेलिंग प्राइस 104 रुपया आता। तो 104 रुपया 125 रुपया से कम है, कितना कम है, तो इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे कि कितना कम है। तो इन दोनों का डिफरेंस यानी 125 में से 104 निकाल देंगे, तो कितना हो जाएगा, 21 रुपया का डिफरेंस है, यानी 21 रुपया कम में ही ये वस्तु बेची जाती और 20% कम में खरीदी गई होती और 30% लाभ लिया गया होता, तो पहले जितने रुपए में बेची जा रही थी उससे 21 रुपया कम में ही बेचना पड़ता। तो क्वेश्चन में 21 की जगह पर 12 रुपया 60 पैसा दिया है, यानी 21 इक्विवेलेंट है 12.6 के 60 पैसा, यानी इधर जीरो का कोई मतलब नहीं है। तो 21 ये हम लोगों ने माना है कास्ट प्राइस 100 रुपया, तो 21 इक्विवेलेंट है 12.6 के, तो 100 कितने का होगा, तो 100 गुणे 12.6 बटा में 21, तो 21 से ये 6 बार में कट जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा 0.6, 0.6 का 100 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 60, तो 60 रुपया उस वस्तु की कास्ट प्राइस थी। तो ऑप्शन ए सही है और आंसर आ गया है 60 रुपया। आइए क्वेश्चन नंबर 102 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 102 में है कि मोहन श्याम 800 रुपये के लिए काम करते हैं। मोहन अकेले इसे 6 दिन में कर सकता है, जबकि श्याम अकेले इसे 8 दिन में कर सकता है। रमेश की मदद से उसे ये 3 दिन में पूरा करते हैं, तो श्याम का हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखिए इसको सबसे आसान तरीका है कि जो मोहन है वो इसे कितने दिन में करता है, तो 6 दिन में इस काम को कर लेता है। श्याम इसे कितने दिन में करता है, तो श्याम इसे 8 दिन में कर लेता है। तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा, 24, तो ये 24 यूनिट काम हुआ। या हम ये कह सकते हैं कि 24 खिलौना बनाना है, तो 24 खिलौना बनाने के लिए मोहन को 6 दिन लगता है और श्याम को 8 दिन लगता है। तो मोहन 6 दिन में 24 खिलौना बनाता है, तो 1 दिन में कितना खिलौना बनाना है, 4। तो 1 दिन में जो कार्य होता है वही तो उस मजदूर की या उस व्यक्ति की कार्य क्षमता मानी जाती है। 1 दिन में जो वो कार्य करता है या 1 घंटे में जो कार्य करता है, यूनिट टाइम में जो वो कार्य कर लेता है वही उसकी क्षमता मानी जाती है। तो मोहन 1 दिन में 4 खिलौने बना देगा और श्याम 1 दिन में कितना बनाएगा, 3 खिलौना। तो ये दोनों मिल करके मोहन और श्याम, मोहन प्लस श्याम मिल करके 1 दिन में ये कितना खिलौना बना लेंगे, 7 खिलौना बना लेंगे। तो अगर ये दोनों एक साथ काम करते तो ये 3 दिन में काम नहीं होगा, 3 दिन से तो कुछ अधिक लगेगा। तो इन लोगों ने रमेश की सहायता से 3 दिन में ही वो काम कर दिया। तो 3 दिन में कब होगा, यानी 28 में किस संख्या, 24 में किस संख्या से भाग दिया जाए कि 3 आ जाएगा, तो 8 से भाग देंगे तो 3 आ जाएगा। यानी अगर उनकी 1 दिन की कार्य क्षमता 8 रहती दोनों की, तब ये काम 3 दिन में हो जाता। तो ये रमेश को ले आए,
तो रमेश की अगर कार्य क्षमता 1 रहेगी तो इनका काम बन जाएगा, इसमें साथ में एक और जुड़ जाएगा तो 8 हो गया। यानी तीनों मिलकर तीनों का एक दिन का काम 8 यूनिट, यानी तीनों मिलकर एक दिन में 8 खिलौना बनाएंगे। तो 24 खिलौना बनाने के लिए उन्हें 3 दिन ही लगेगा। तो रमेश की कार्य क्षमता 1 कब होगी? जब रमेश उस काम को 24 दिन में कर लेगा। तो 24 में 24 से भाग देंगे तो कार्य क्षमता 1 आ गई। तो क्या हो गया भाई, इनकी कार्य क्षमता पता चल गई, मोहन की पता चल गई, श्याम की पता चल गई और रमेश की पता चल गई। तो इनको जो पैसा मिलेगा मजदूरी के लिए, इनकी मजदूरी का जो पैसा है वो इनकी कार्य क्षमता के अनुपात में बांटा जाता है। तो मोहन एक दिन में 4 खिलौने बना सकता है, श्याम एक दिन में 3 खिलौने बना सकता है और रमेश एक दिन में 1 खिलौने बना सकता है। तो ये इनकी कार्य क्षमता हो गई। तो इसी अनुपात में इनका पैसा भी बटेगा। तो इन तीनों को जोड़ देंगे तो 4 3 7 1 8 हुआ। 8 रुपये में 4 रुपया मोहन पाएगा, 3 रुपया श्याम पाएगा और 1 रुपया रमेश पाएगा। और ये 8 हमारे क्वेश्चन में 800 के बराबर दिया है। तो 1 हो गया है 100 रुपये के बराबर। और इसमें पूछ रहा है कि श्याम का हिस्सा कितना है। तो श्याम 3 है, श्याम का अनुपात 3 है, तो 1 100 के बराबर है तो 3 300 के बराबर हो जाएगा। तो 300 रुपया श्याम का हिस्सा हुआ। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही है, 300 रुपया श्याम का हिस्सा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 103 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 में देखिए 15, 20, 25, 135 के बीच कितने पद हैं? 15, 20, 25 और ये है 135। इनके बीच में कितने पद हैं? तो ये समांतर श्रेणी में ये पद बढ़ रहा है। तो इनका क्या होगा भाई, इनका ये जो 15 है ये प्रथम पद है, प्रथम पद, और ये जो 135 है ये अंतिम पद है, यानी अंतिम यही आया, अंतिम टर्म है यानी लास्ट टर्म है, और ये फर्स्ट टर्म है। इनका कॉमन डिफरेंस कितना है? तो ये 5 5 के डिफरेंस पर है। देखिए इनका कॉमन डिफरेंस यानी डी हो गया 5, ए को फर्स्ट टर्म मानते हैं ये आ गया 15 और एल को लास्ट टर्म कहते हैं ये हो गया 35। तो इनके बीच में अगर इसी क्रम से चलते रहें और 135 तक पहुंचे तो इसमें कितने संख्याएं मिलेंगी, कितने पद होंगे? तो पद निकालने के लिए फार्मूला होता है अंतिम पद यानी लास्ट टर्म बराबर प्रथम पद प्लस पदों की संख्या n-1 इंटू डी, डी है सार्वंतर। तो लास्ट टर्म यहां 135 है, प्रथम पद 15 है, n हमको निकालना है और d यानी सार्वंतर 5 है। तो 15 जब इसको हम लोग 15, अच्छा यहां पर 15 लिख लें, ये 5n लिख लें और ये -5 कर लें, तो ये 5 निकल जाएगा तो 10 हो जाएगा। 10 अब इधर आएगा तो ये 125 हो गया। 125 बराबर 5n, तो n बराबर क्या हो गया 125/5 और ये हो गया 25 के। तो इसके बीच के जो पदों की संख्या है, नंबर ऑफ जो टर्म्स हैं वो आ गए 25। तो इसका सही आंसर यानी करेक्ट आंसर 25 आ गया। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 104 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 में दिया है कि एक लान आयत के आकार का है जिसकी भुजाओं का अनुपात 2:3 है। लान का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है, तो लान की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। मान लीजिए ये एक आयत है, आयत के आकार का लान है, इनकी भुजाओं का अनुपात 2:3 है, यानी 2 लंबाई और 2 चौड़ाई और 3 लंबाई हो गई। तो इनका एरिया आयत का क्या होता है? आयत की जो एरिया होती है वो लंबाई गुणे चौड़ाई होती है, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हम लोगों को इसकी चौड़ाई को 2x यानी x का इसमें गुणा कर दें और लंबाई को 3x मान लें, तो 2x इंटू 3x ये लंबाई गुणे चौड़ाई इनके क्षेत्रफल के बराबर है, तो ये 600 के बराबर हो गया। तो देखिए यहाँ पर x² बराबर आ गया 100, 2 तिहाई 6 हो गया और 6 से 6 कट गया, 100 बचा, तो x बराबर आ गया 10।
तो इसकी चौड़ाई पूछा है, तो 2 गुणे 10 बराबर 20 मीटर। इसकी चौड़ाई आ गई 20 मीटर और ऑप्शन बी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 105 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 में दिया है कि एक साइकिल चालक 900 मीटर की दूरी 2 मिनट 30 सेकंड में तय करता है, तो साइकिल चालक की किलोमीटर प्रति घंटा में गति कितनी है? तो गति या स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। तो जो डिस्टेंस दिया है वो 900 मीटर दिया है मीटर में, और टाइम दिया है मिनट और सेकंड में, यानी 2 मिनट और 30 सेकंड दिया है। तो हम लोग सबको सेकंड में बदल लेंगे। 2 मिनट को 120 सेकंड कहेंगे, यानी 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 2 मिनट में 120 सेकंड और 30 ये जोड़ देंगे, तो ये हो गया 150 सेकंड। 150 सेकंड, तो स्पीड कितनी आ गई? स्पीड आ गई 900 बटा 150। 1 0 से 1 0 काट दिए, 15 छक्का 90, ये आ गया 6 मीटर पर सेकंड। तो 6 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड आ गई। अब इसे किलोमीटर में बदलना है। किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5 से गुणा कर देंगे। 18/5 से, तो 5 से 18 कट गया, 5 तिहाई 15 और यहां बचा 3 और 5 छक्के 30। 6 से गुणा करेंगे, 6 6 36 की 6 हाथ में लग 3 36 18 3 21, तो इसकी स्पीड हो गई 21.6 किलोमीटर पर सेकेंड, और ये ऑप्शन बी सही है। 21.6 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड आ गई। ये 18/5 से गुणा क्यों करते हैं? क्योंकि जो दूरी है उसको 1000 से भाग देते हैं और घंटा में बदलने के लिए सेकेंड को 3600 से गुणा करते हैं, तब जाकर ये घंटा और किलोमीटर घंटे में ये स्पीड बदल गई। तो सबसे आसान तरीका होता है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए इसी को उलट देते हैं, यानी 18/5 से गुणा करते हैं। इस बात को याद रखिए। अब हम लोग चलते हैं ग्राफ वाले क्वेश्चन पर और टेबल वाले क्वेश्चन पर। तो इस क्वेश्चन में टेबल दिया है, ग्राफ नहीं दिया है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये दिया है 107 से 111 तक के क्वेश्चन के लिए लिखा है कि विगत वर्षों में विभिन्न राज्यों से एक प्रतियोगी परीक्षा में उपस्थित होने वाले उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की संख्या निम्न तालिका में दी गई है। देखिए यहाँ पर A B C D E ये राज्य दिए गए हैं, A B C D E, ये 5 राज्य दिए गए हैं। इन 5 राज्यों में हर वर्ष का, जैसे 2001, 2002, 2003, 2004 और 2005, इनमें कितने लड़के परीक्षा में उपस्थित हुए और कितने पास हुए, इनका संख्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर प्रेजेंट यानी उपस्थित का और यहाँ पर पास का, तो दोनों के यहाँ पर डाटा यहाँ पर दिए गए हैं। एप्लीकेशन कितने आए और कितने क्वालिफाई किए, कितने लोग प्रेजेंट रहे और कितने क्वालिफाई किए। तो ए राज्य में, बी राज्य में, सी राज्य में, डी राज्य में और ई राज्य में, ये सब का दिया हुआ है, हर साल का डाटा दिया हुआ है। अब इसके आधार पर क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें हम लोग, देखिए एक गड़बड़ी हो गई थी, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 छूट गया था, तो इसे हम लोग सॉल्व कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 तक तो सॉल्व हुआ, क्वेश्चन नंबर 6 छूट गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 11 तक जो है ये टेबल पर क्वेश्चन आए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि 3 संख्याओं में से दूसरी पहले से 2 गुनी और तीसरी से 3 गुनी है। तो यहाँ पर 3 संख्या हम लोग मान लें, पहली, दूसरी और ये तीसरी है। 3 संख्याओं में से दूसरी यानी दूसरी वाली पहले से 2 गुनी है और तीसरी से 3 गुनी है। ठीक है, तो तीसरी से 3 गुनी, मान लीजिए कि हम लोग हीट एंड ट्रायल से कर रहे हैं,
दूसरी को 6 मान लिए, तो तीसरी से ये 3 गुनी है, तो तीसरी क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। और पहली से 2 गुनी, तो पहली क्या होनी चाहिए? 3 होना चाहिए। आप इस तरह के कोई भी नंबर मान सकते हैं जो इस शर्त को पूरा करता है। अब आपका काम बन गया। 3 संख्याओं में से दूसरी पहले से 2 गुनी यानी 3 का 2 गुना 6, और तीसरी से भी 3 गुनी है यानी तीसरी संख्या 2 से 3 गुना 6 हुआ। यदि इन तीनों संख्याओं का औसत 66 है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। औसत इनका 66 है, तो यहां पर औसत हमको निकालना होगा, तो क्या करेंगे भाई? 3 धन 6 धन 2 बटा में 3, तो 6 3 9 2 11, 11 बटा 3 हो गया। ये औसत आया, लेकिन क्वेश्चन में औसत ये 66 के बराबर दिया है, 66 के। तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 66 गुणे 3 बटा में 11, 11 6 के 66 और 6 3 18, तो 1 की वैल्यू आ गई 18। अब पूछ रहा है कि सबसे छोटी संख्या क्या है, तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर 2 है, तो 2 में 18 का गुणा हो जाएगा। 1 18 के बराबर है, तो 2 कितने के बराबर होगा? तो इसमें 18 का गुणा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 36। तो सबसे छोटी संख्या क्या आ गई? 36, और ऑप्शन डी सही है। अब हम लोग जो है टेबल वाले क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहा है कि दिए गए वर्षों के दौरान राज्य डी से उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों का औसत क्या है? डी से, और हर वर्ष का निकालना है। तो 2001, 2002, 2003, 2004 और 2005। तो 2001 में राज्य डी से, यानी डी आप देख ही रहे हैं, राज्य ये जो डी है, ये डी से, डी यहां पर है, तो डी से जो उपस्थित होने वाले लोग हैं उनकी संख्या लिखनी है, तो उनकी संख्या हम लोग लिख लेते हैं। तो 2001 में कुल 8000 लोग हैं उपस्थित हुए 2001 में। 2002 में 9600 लोग हैं, 2003 में 8600 है, 2004 में 9800 है, और 2005 में 8900 है। ये उपस्थित लोग हैं, इनका औसत निकालना है, तो इनको हम लोग जोड़ लेंगे। औसत निकालने के लिए क्या करते हैं? ये 5 है तो 5 से भाग दे देंगे, तो ये एवरेज आ जाता है। तो इनको जोड़ने के बाद संख्या क्या आएगी? ये आ जाएगी 449000, यानी 44,900, और इसमें हम लोग 5 का भाग देंगे, तो 5 से भाग देंगे तो ये 5 8 40, फिर 5 9 45, फिर 5 8 40 और 0, तो ये 8980 आ गया। तो इनका औसत आ गया 8980, और ये ऑप्शन सी सही है, 8980। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है 2003 में सभी 5 राज्यों में उपस्थित उम्मीदवारों की कुल संख्या में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या का अनुमानित प्रतिशत कितना है? 2003 में 5 राज्यों में उपस्थित उम्मीदवारों की कुल संख्या में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या का अनुमानित प्रतिशत कितना है? तो राज्य ए, बी, सी, डी और ई, ये 5 राज्य हैं, तो इसमें उपस्थित और पास, इन दोनों का देखना है। तो राज्य ए में कितने उपस्थित हुए हैं? तो ये 7200 इनकी संख्या है। राज्य बी में 8400 है, राज्य सी में 7600 है, राज्य डी में 8600 है, और राज्य ई में 9600 है। ये उपस्थित लोग हैं। अब इसमें से कितने पास हुए हैं? तो राज्य ए में 900 पास हैं, राज्य बी में 950 पास, राज्य सी में 7600 में से 860 पास हैं। इसी तरह से राज्य डी में
8600 में से 1000 पास हैं और राज्य ई में 9600 में से 1300 पास हैं। तो ये उपस्थित और ये पास, तो इनका हम लोग योग कर लेंगे। तो योग करेंगे तो ये आ जाएगा 41,400 और इनका योग करेंगे तो ये आ जाएगा 5,010। अब पूछ रहा है कि उपस्थित के सापेक्ष पास होने वालों का परसेंटेज क्या है। तो पास होने वाले 5,010 हैं और उपस्थित कितने हैं 41,400। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब 5,010 में 414 से भाग देंगे तो ये नियर अबाउट 12% आएगा। तो इसका आंसर आ गया 12% और ऑप्शन डी सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि 2001 में सभी राज्यों से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या 2001 में और 2002 में सभी राज्यों से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत। तो यहां हम लोग 2001 लिख लेते हैं और यहां 2002 लिख लेते हैं और पांचों राज्यों की बात करनी है, ए, बी, सी, डी और ई। और देखते हैं कि ये पांचों राज्यों में जो उत्तीर्ण वाले लोग हैं उनकी संख्या कितनी कितनी है। तो 2001 में राज्य ए में 700 लोग उत्तीर्ण हैं और 2002 में है 960। इसी तरह से बी राज्य में 850 और इधर है 1000। सी राज्य में 750 हैं और इधर हैं 1000। डी राज्य में 960 हैं और 2002 में है 1250 और ई में 860 और 2002 में 950। अब सबको हम लोग जोड़ लेंगे तो यहाँ जोड़ने पर 4120 आ रहा है और ये जोड़ने पर 5160 आ रहा है। अब यहाँ पूछ रहा है कि 2001 में सभी राज्यों से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या 2002 में सभी राज्यों से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। यानी 2000 का 2002 से प्रतिशत लेना है। तो जिससे लिया जाता है जिससे तुलना होती है उसको नीचे रखते हैं। तो 5160 नीचे रहेगा और 4120 2000 वाला डाटा ऊपर रहेगा और 100 से गुणा कर देंगे तो ये प्रतिशत में बदल जाएगा। तो कितना प्रतिशत होगा, देखिए 1 जीरो से 1 जीरो काट लिए, ये हो गया 200 और ये आ गया 516। जब इसमें हम लोग भाग देंगे तो ये आ जाएगा नियर अबाउट 80% के। तो 80% है 2002 की तुलना में 2001 में जो पास होने वाले लोग हैं। तो 80% ये ऑप्शन सी सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि दिए गए वर्षों में से किस वर्ष में राज्य सी से उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या में उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत अधिकतम है। राज्य सी का देखना है और पूछ रहा है कि किस वर्ष में। तो सब वर्ष का अलग अलग हमको देखना पड़ेगा भाई। उपस्थित और उत्तीर्ण होने वाले लोगों का प्रतिशत, तो 2001 में 750 लोग पास हैं 6200 में से और इसका प्रतिशत निकालेंगे तो 100 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 12.09% लोग पास हुए। जितना उपस्थित हुए उसमें से 750। फिर 2002 में देखें भाई क्या है। तो 2002 में 1000 लोग पास हुए 8600 में से। तो 8600 उपस्थित है उसमें से 1000 पास हुए। तो इनका प्रतिशत निकालेंगे तो ये आ गया 11.62%। इसी तरह से 2003 का देखिए। 2003 में 860 लोग हैं पास और 7600 लोग इसमें उपस्थित हुए। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया तो 860 में 76 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा
11.31 के करीब परसेंटेज। 2004 में देखिए क्या पोजीशन है। तो 2004 में 1000 लोग पास हुए, कितने में? 8550 में। 8550 में से 1000 लोग पास हुए, तो परसेंटेज जब निकालेंगे तो ये आ गया 11.69। और 2005 में क्या स्थिति रही? तो 2005 में 1200 लोग पास हैं 9600 में से। 9600 लोग उपस्थित थे, उसमें से 1200 पास हैं, तो परसेंटेज निकालेंगे तो ये आ जाएगा 12.37%। तो पूछ रहा है कि अधिकतम कहां पर था? पास होने वाले उम्मीदवारों की संख्या में उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत अधिकतम कहां पर है? तो अधिकतम आप देखिए, अधिकतम जो है सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है वो 12.37 ये आया है 2005 में। तो 2005 यानी ऑप्शन ए सही है। आइए अब इस क्वेश्चन पेपर का और मैथ का सबसे लास्ट क्वेश्चन 111 हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 में दिया है कि सभी वर्षों के दौरान राज्य बी से उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की तुलना में सभी वर्षों के लिए राज्य बी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों का अनुमानित प्रतिशत कितना है? तो बी से पास और फेल वाला सभी राज्यों का देखना है। तो ए, बी, सी, डी और ई, ये राज्य बी का सभी वर्षों के लिए देखना है। तो सभी वर्ष के लिए देखना है 2001, 2002, 2003, 2004 और 2005। तो इसमें उपस्थित वाले कितने हैं और पास यानी उत्तीर्ण वाले, तो इनका रेशियो हम लोगों को देखना है, प्रतिशत निकालना है। तो 2001 में 7500 लोग उपस्थित थे और इसमें से पास थे 850। 2002 में 9200 लोग उपस्थित थे और इसमें से पास थे 1000। 2003 में 8400 लोग प्रेजेंट हुए और पास हुए 950। 2004 में 9500 लोग उपस्थित थे और पास हुए 950। 2005 में 8600 लोग उपस्थित हुए और पास हुए 1000। तो ये जो है अब सबको हम लोग ऐड कर लेंगे। तो ऐड करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 43,200 और ये आ गया 4750। अब परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे भाई? 4750 का प्रतिशत निकालना है 43,200 से, तो 100 से गुणा कर देंगे। ये जो 0 से कट गया। अब 4750 में भाग देंगे 432 से, तो ये लगभग आ जाएगा 11% के। तो 11% इसका सही आंसर होगा और ऑप्शन बी सही है। तो आपने देखा कि ये जो टेबल वाले क्वेश्चन थे इस पाली का, वो काफी लेंदी कर दिया था और लेंदी हो जाने की वजह से बहुत टाइम टेकिंग है इसमें। तो फ्रेंड्स, आपको ये सॉल्यूशन कैसा लगा? क्योंकि मैंने काफी डिटेल सॉल्यूशन दिया, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। 2024 में 18 फरवरी को सेकेंड पाली का जो पेपर है वो आपको कल इसका सॉल्यूशन मिलेगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।